देखो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज रेस्पिरेशन। एक नॉर्मल सी डेफिनेशन होती है। अच्छा, दो वर्ड्स हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है ब्रीथिंग और एक होता है रेस्पिरेशन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मैम ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। मैम ब्रीथिंग मतलब सांस लेते, रेस्पिरेशन मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। मतलब ब्रीथिंग में तो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब गैसेस का एक्सचेंज होगा ब्रीथिंग में, और जो गैस आपने लिया ऑक्सीजन, अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो उसी गैसेस का यूज करके रेस्पिरेशन में क्या होता है, आपका फूड का होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और ये फूड कहाँ से आया? ये फूड अभी अभी हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में बनवाया है, बनवाया ना फोटोसिंथेसिस। यस और मैम। म्यूट कर लो बेटा। फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने फूड बनाया। किस फॉर्म में बनाया था फूड? ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज मीन्स C6H12O6 फॉर्म में हम लोगों ने फूड बनवाया है प्लांट्स के अंदर। अभी सिर्फ फूड बनाए, उस फूड से एनर्जी प्लांट्स को लेनी है नहीं लेनी है? अच्छा, फूड को हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में ट्रांसपोर्ट भी पढ़ लिया था कि वाटर को कैसे ट्रांसपोर्ट कराएंगे हम लोग और फूड को कैसे ट्रांसपोर्ट कराएंगे। वाटर को ट्रांसपोर्ट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ जाइलम, और फूड को ट्रांसपोर्ट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। ये हम लोग यहाँ पे सारे चैप्टर्स को रिलेट कर सकते हैं। अब मेरे को ये जानना है कि जो मेरे पास ग्लूकोज है, अब ये ग्लूकोज मेरे पास प्रेजेंट है कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज ऐसे खाली बैठा बैठा तो मेरे को एनर्जी नहीं देगा। मेरे को इस ग्लूकोज को क्या कराना पड़ेगा? इसका ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। इसका ऑक्सीडेशन होगा तभी मेरे को एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी में किस किस फॉर्म में ले सकती हूँ? एटीपी की फॉर्म में ले सकती हूँ, NADPH या फिर FADH2 है ना, FADH2 या फिर GTP। ये चार फॉर्म्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एनर्जी का, ये हम लोगों को देखना है। अब एनर्जी मेरे को बनाना है, एटीपी की फॉर्म में बनवाए, NADPH की फॉर्म में, या फिर DH2 या GTP किसी भी फॉर्म में बनवाए। अब एनर्जी को बनाने के लिए फूड के ऑक्सीडेशन दो टाइप से होंगे। एक होता है एरोबिक, स्पेलिंग गलत हो गया ना, एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जैसे कि हम लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे मेरे को ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए ही। और एनारोबिक होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। अब ऑक्सीजन की एब्सेंस में तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन तो वहां पे नहीं होने वाला, तो इसको हम बोल सकते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। मतलब पूरी तरीके से फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और जब फूड पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो मेरे को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन भी नहीं मिलने वाली, मतलब प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी भी नहीं मिलने वाली है मेरे को वहां पे, है ना। हम लोगों को डिफरेंस भी समझना है कि जब मेरा फूड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो रहा है तो तब कितनी एनर्जी मिल रही है मेरे को, और जब मेरा फूड ऑक्सीजन की एब्सेंस में ऑक्सीडाइज हो रहा है तब कितनी एनर्जी मिल रही है। तो अगर मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराऊंगी तो मेरे पास ग्लूकोज है C6H12O6, इसको ऑक्सीडाइज करा के मेरे पास बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। कितने एटीपी मेरे को मिलेंगे यहाँ पे टोटल? 38। इसीलिए हम लोग बोलते हैं बच्चों, रात में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, क्योंकि रात में प्लांट्स के अंदर चल रहा होता है ऑक्सीडेशन। मैम एक ग्लूकोज साइकिल में जो 3 एटीपी मिलता है ना, किसमें से? मैम एक ग्लूकोज से तो हमें 3 एटीपी मिलता है ना। एक ग्लूकोज से 3 एटीपी किसने बोला आपको? मैम क्योंकि हमें लास्ट में हमने वो किया था ना C3 साइकिल, उसमें तो हमें 80 एटीपी मिला था, 18 अभी एटीपी। पहले देखो हम लोग ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस के बाद। अच्छा, आप C3 साइकिल वाला बोल रहे हो? यस मैम। बेटा वो C3 और C4 साइकिल में हम एटीपी बनवा रहे थे,
एटीपी बना रहे थे, मतलब उसमें जो हम लोग उससे पहले पढ़े थे ना नॉन साइक्लिक और साइक्लिक, उसमें हमने एटीपी बनाया, फिर उन एटीपीज का यूज करके मैंने ग्लूकोज बनाया है। वो जो एटीपी हम लोगों ने C3 साइकिल में बनाए थे उनको भूल जाओ। अभी अभी जो वहां पे हम लोगों ने ग्लूकोज बनाया था ना, कि एक कार्बन के लिए मेरे को कितने एटीपी चाहिए, कितने NADPH2 चाहिए एक कार्बन से, यस मैम। 2:1 वाला फॉर्मूला, तो वहां से सिर्फ और सिर्फ मैंने ग्लूकोज पिक किया है अभी। अब इस ग्लूकोज को मैं ऑक्सीडाइज कराऊंगी तो इस ग्लूकोज से मेरे को कितनी एनर्जी मिलेगी। अब हम लोग जो फूड खा रहे हैं, अब फूड खाने में फूड को डाइजेस्ट करने में भी एनर्जी लग रही है, मतलब उसको एब्जॉर्ब करने में भी कहीं ना कहीं एनर्जी लगेगी। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में एब्जॉर्प्शन पढ़ता है ना, तो किसी किसी मिनरल्स का हमारा एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी होता है तो वहां पे एनर्जी मिलती है। तो मेनली हमारी एनर्जी काउंट कौन सी होती है, वो एनर्जी काउंट होती है हमारी जो फूड को ऑक्सीडाइज होके या फिर फूड पूरी तरीके से जब डाइजेस्ट हो चुका है उसके ऑक्सीडेशन से मिलने वाली एनर्जी। तो यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज होगा उससे मेरे को मिलेंगे 38 एटीपी। वो पहले वाले थे ग्लूकोज को बनाने के लिए कितने एटीपी की मेरे को जरूरत थी। ओके मैम। ये चीज आपको याद रखना है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जब मैं ऑक्सीडाइज कराऊंगी तो मेरे को 38 एटीपी मिलेंगे। तो ये तो होगा ऑक्सीजन की एब्सेंस, सॉरी प्रेजेंस में। और जब मैं इसको एब्सेंस में कराऊंगी तो एब्सेंस में आप लोगों को पता है ये प्रोसेस दो जगह पे चलता है सिर्फ, कहाँ कहाँ पे, एक तो मेरा चलता है ईस्ट में, और अगर हम बात करें मैमल्स की उनके पास मसल्स में होता है ना। अब ईस्ट के अंदर क्या होता है, ईस्ट के अंदर जब एनारोबिक ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। फर्मेंटेशन में मेरे पास ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल बनते हैं, प्लस CO2 बनता है एंड प्लस 2 ATP बनते हैं। सेम यहाँ पे मसल्स के अंदर भी 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं मेरे पास लैक्टिक एसिड के, प्लस 2 ATP बनता है। तो देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, जब मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करा रही हूँ तो 38 ATP मेरे को मिल रहा है, जब मैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में करा रही हूँ तो सिर्फ 2 ATP मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। ये क्लियर है, एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन जाने सबको। यस मैम। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एरोबिक रेस्पिरेशन से कि एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है। अब देखो जरा, एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोगों को क्या कराना है, सबसे पहले मेरे पास है ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ पे प्रेजेंट है अभी, साइटोप्लाज्म में, उसको साइटोप्लाज्म के अंदर ही मेरे को ब्रेक डाउन कराना है एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस एक 10 स्टेप प्रोसेस होता है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको सिंगल स्टेप में लिख रही हूँ। यहाँ को मेरे को मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, पायरुविक एसिड। ठीक है, पायरुवेट लिख लो या पायरुविक एसिड लिख लो। फिर फर्दर ये पायरुवेट आपका अपने अंदर से एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा टू एसिटाइल को ए में, एंड देन यही 2 एसिटाइल को ए आपका एंटर हो जाएगा किसमें, क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे चलता है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब ऐसे समझ लो कि एसिटाइल को ए आपका साइटोप्लाज्म से निकल के जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो एटीपी बनने का जो काम है वो कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। तो एसिटाइल को ए आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एटीपी में, एटीपी एनर्जी बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल। और एटीपी बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यस मैम। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो अभी ये जो मैंने यहाँ पे आपको एक सिंगल स्टेप में लिखा है, इसी के बीच में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, वो सारे स्टेप्स हम लोगों को पढ़ना है। पहला क्वेश्चन आता है हम लोगों का यहाँ पे कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होती है, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इतनी चीजें अगर क्लियर है तो अब आगे चलता है। एक और चीज आप लोग चाहे नोट डाउन कर सकते हो, जैसे कि बहुत सिंपल सा है वैसे, तो ग्लूकोज 6 कार्बन होता है, 6 कार्बन से मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो पायरुवेट कितने कार्बन होगा,
3 कार्बन। तीन कार्बन में से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, एसिटाइल को कितना कार्बन बचा? 2 कार्बन। 2 कार्बन। कार्बन के काउंट्स पे भी एक एक क्वेश्चन बन जाता है हमारा। चलो अब हम लिखते हैं अपने ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स। मैम एक लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। देखो यस मैम। हो गया। तो अब हम करते हैं अपना ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले ऑब्वियसली बात है हम लोगों को ग्लूकोज लेना है। ग्लूकोज सबसे पहले 6 कार्बन कंपाउंड है, तो मेरे को ग्लूकोज को कन्वर्ट कराना है किसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। एंड आप लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ चुके हैं, तो बायोमोलिक्यूल्स में आपको पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस होता है। अब मेरे को यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कराना है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के बस आइसोमर्स होता है ना। यस मैम। ये हुआ मेरे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर इसी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आगे मेरे को कन्वर्ट कराना है, ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। मतलब मैंने यहाँ पे एक और नया फॉस्फेट ग्रुप ऐड करा दिया। पहले तो सिर्फ 6th पोजीशन पे ऐड था, अभी 6 की बजाय 1st पोजीशन पे भी ऐड करा दिया है। फिर इसके बाद ये किसमें कन्वर्ट होगा? एक्सक्यूज मी मैम। फॉस्फेट। मैम 6th बिस फॉस्फेट होना चाहिए ना, एस भी आएगा बिस फॉस्फेट। हाँ बिस आएगा, बिकॉज 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं बिस। ये फिर आता है नेक्स्ट हमारा ट्रायोज फॉस्फेट। ट्रायोज फॉस्फेट के बाद कौन सा स्टेप आता है? मैम 2 ट्रायोज फॉस्फेट, 2 मोर। ट्रायोज फॉस्फेट के अंदर ही एक इक्विलिब्रियम वाला स्टेप होता है, जिसमें हम इसको कन्वर्ट करा देते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। एंड ट्रायोज फॉस्फेट का एक और नाम होता है बच्चों, ट्रायोज फॉस्फेट को ही हम बोल सकते हैं यहाँ पे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फॉस्फेट। ये हुआ। फिर इसके बाद ये किसमें कन्वर्ट होता है देन? फिर इसका करा देते हैं हम लोग रिडक्शन, और रिडक्शन कराने के बाद मेरे पास बन जाता है ट्रायोज बिसफॉस्फेट। ट्रायोज बिसफॉस्फेट को ही हम लोग 2,3 बाई फोस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोल सकते हैं। फोस्फोग्लिसरिक एसिड। यहां तक बताओ स्टेप्स क्लियर है क्या? अभी स्टेप्स बहुत लग रहे होंगे ना कि पता नहीं क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे ये, लेकिन इनको ना फ्लो चार्ट को आप 1-2 बार बनाओगे तो आपको याद हो जाएगा। एंड सारे भी नहीं याद करने पड़ते बिकॉज आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स ऑब्वियसली बात देनी है नहीं यहाँ पे। फिर ट्रायोज बिसफॉस्फेट को कन्वर्ट कराते हैं हम किसमें? 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड में। देन 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड से कन्वर्ट होता है ये 2 फोस्फोग्लिसरिक एसिड में, 2 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। एंड उसके बाद ये कन्वर्ट होता है आपका नेक्स्ट स्टेप ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ, 2 फोस्फोइनोल पाइरुवेट, फोस्फोइनोल पाइरुवेट। एंड देन फाइनली हम लोगों को क्या बन जाता है जो हम लोगों को चाहिए? पाइरुवेट या फिर पाइरुविक एसिड। देखो अभी साइकिल तो बहुत बड़ी सी है, अब इसमें से क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। मैम इसमें 2 से मल्टी भी तो होगी या नहीं? 2 से मल्टी क्या बोल रहे हो शिवांश आप? मैम 2 से मल्टीप्लाई होगा ना। हाँ ट्रायोज वो करेंगे हम लोग, देखो ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब इनके एंजाइम्स देखेंगे
और हम ये चीज देखेंगे कि कौन सा हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप है, या फिर किस पे एनर्जी रिलीज होगा, किस पे एनर्जी रिलीज नहीं होगा, वो सारी चीजें। 2 से मल्टीप्लाई हमारा होगा ये पाइरुवेट का ना, चलो लिख देते हैं। तो सबसे पहले देखो, ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज से मैं ग्लूकोज 6 फोस्फेट बना रही हूँ, तो यहाँ पे एंजाइम यूज करेंगे हम लोग हेक्सोकाइनेज, बिकॉज हमने 6 पोजीशन पे फोस्फेट ग्रुप ऐड कराया है, इसलिए इसका नाम लिख दिया हेक्सोकाइनेज। एंड इस स्टेप्स को देखो, यहाँ पे 2 स्टेप्स होते हैं बच्चों। एक तो हमारा फर्स्ट, सबसे पहले इनका नंबरिंग कर लो आप लोग, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th। अब आप लोगों को याद रखना है कि कौन से स्टेप पे कौन सा प्रोसेस चल रहा है। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने ग्लूकोज 6 से ग्लूकोज 6 फोस्फेट बनाया, फर्स्ट स्टेप से सेकेंड स्टेप वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप। इसको हम रेट लिमिटिंग स्टेप बोल सकते हैं, या फिर जब हम लोगों ने फ्रक्टोज 6 फोस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फोस्फेट बनवाया, इसको भी हम आपका रेट लिमिटिंग स्टेप बोल सकते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप प्रोसीजर में कौन कौन से स्टेप रेट लिमिटिंग स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप हम लोगों का क्लियर है, रेट लिमिटिंग स्टेप वाला। एक जब हम 80 ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फोस्फेट बनवा रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोगों का क्या रिलीज होता है, एटीपी रिलीज होगा या नहीं भूमिका? यस। तो यहाँ पे भी हम लोगों का एडीपी प्लस पीआई से बन जाएगा एटीपी। फर्स्ट स्टेप में एटीपी रिलीज हुआ, फिर ग्लूकोज 6 फोस्फेट से फ्रक्टोज 6 फोस्फेट, मतलब सिर्फ हम लोगों ने इसका आइसोमर चेंज किया ना, तो एंजाइम कौन सा यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे? आइसोमेरेज। आइसोमेरेज एंजाइम यूज कर सकते हैं। फिर फ्रक्टोज 6 फोस्फेट से मैंने फ्रक्टोज 1,6 फोस्फेट, मतलब एक नया फ्रक्टोज ऐड कराया है, तो एंजाइम कौन सा लिखेंगे? फ्रक्टोज काइनेज। फोस्फो फ्रक्टोकाइनेज, ये लिख दिया। फिर फ्रक्टोज 1,6 फोस्फेट से मैंने ट्रायोज फोस्फेट बनवाया है, इस स्टेप को भी एल्डोलेज, इसका हम लिखेंगे एल्डोलेज, हम लोगों ने बनवाया है। फिर ट्रायोज फोस्फेट से ट्रायोज बिस फोस्फेट हम लोगों ने बनाया है, उसमें क्या होगा? यहाँ पे हम लोगों ने इसका रिडक्शन कराया है। तो जहां पे भी हम लोग रिडक्शन कराते हैं, तो रिडक्शन कराने में हमेशा याद रखना डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया डिहाइड्रोजिनेज। एक सेकेंड, हम लोगों ने एक एटीपी वाला स्टेप लिख लो। एक तो हमारा एटीपी रिलीज हुआ फर्स्ट स्टेप पे, और सेकेंड कहाँ पे रिलीज होता है? यहाँ एटीपी से एडीपी, हाँ जी, प्लस मैम फर्स्ट वाले में तो एटीपी से एडीपी रिलीज होगा, एटीपी यूज होगा वहां पे, ये एरो हम लोगों ने गलत बना दिया। फर्स्ट स्टेप में भी और थर्ड स्टेप में भी, थर्ड में भी तो एटीपी यूज होगा। यस मैम, थर्ड में भी यूज होगा। ये फर्स्ट एंड थर्ड, ये 2 ऐसे स्टेप्स हैं जिसमें हम लोगों ने एटीपी का यूज किया, और एटीपी से यूज करके वही एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फोस्फेट बनाया। फिर फ्रक्टोज 1,6 फोस्फेट से हमारा बन गया ट्रायोज फोस्फेट, ट्रायोज से ट्रायोज बिस फोस्फेट, ट्रायोज बिस फोस्फेट से 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। अब जब हम लोगों ने ये बनवाया ना, ट्रायोज फोस्फेट से ट्रायोज बिस फोस्फेट, यहाँ पे भी बनता है हमारा NADPH2, और याद रखना NADPH2 इज इक्वल्स टू 1 NADPH2 इज इक्वल्स टू 3 ATP होता है, 3 ATP, एंड 1 GTP इज इक्वल्स टू 1 ATP, और FADH2 इज इक्वल्स टू 2 ATP। 2 ATP। ये हम लोग जब लास्ट में एटीपीज काउंट करेंगे ना, तब हम लोगों को हेल्प करेगा। तो हम लोगों ने देखो एक एटीपी यहाँ पे यूज किया, एक एटीपी अभी यहाँ पे यूज कर लिया है, लेकिन 3 एटीपी हम लोगों ने यहाँ पे बनवा लिया है। तो अब तक हम लोगों को कितने एटीपी का गेन हुआ? 1 एटीपी का गेन। एक एटीपी। अब नेक्स्ट स्टेप में चलो, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जब हम लोगों ने यहाँ पे कौन से स्टेप पे आ गए थे हम? ट्रायोज फोस्फेट से बना डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन से बना फोस्फेट, ये 2,3 नहीं है 1,3 है ना, तो हमने 2,3 क्यों लिख दिया? दिस इज 1,3 फोस्फोग्लिसरिक। जब 1,3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, यहाँ पे भी हम लोगों का एक एटीपी रिलीज होगा।
एरोज पे ध्यान रखना। देखो यहाँ पे एक एटीपी रिलीज होगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट एटीपी कहाँ पे रिलीज होता है, सबसे लास्ट स्टेप में। तो टोटल गेन कितना हुआ यहाँ पे एटीपी का? 0। 3 0 कैसे हुआ? 1 3 देखो फिर से समझो, एक NADPH2 बना यहाँ पे, लिखो जरा इसको, एक NADPH2, यस मैम। एक एटीपी यहाँ बना, एक एटीपी यहाँ बना, 1 NADPH2 यहाँ पे बना, प्लस एटीपी प्लस एटीपी, और ऊपर वाले 2 स्टेप्स में हम लोगों ने एटीपी का यूज कर लिया था। तो इसका मतलब इन सब में से मेरे को -2 एटीपी करना पड़ेगा, निकालना है यहाँ पे। 1 NADPH2 is equals to 3 ATP, 3 ATP 4 5 ATP minus 2 ATP is equals to 3 ATP। 3 और ये तो ATP सिर्फ किसके लिए है? एक पाइरुविक एसिड के लिए है। यस मैम, मैम पाइरुविक एसिड से मेरे को बने 3 ATP, और टोटल कितने पाइरुविक एसिड बनते हैं? 2 पाइरुविक Two. एसिड बनते हैं ना। तो कितने एटीपी का गेन हुआ यहाँ पे? 6 एटीपी का गेन हुआ। ये याद रखना है। समझ में आया Okay, 6 ma'am. एटीपी का गेन कैसे हुआ? यस मैम Yes, एक बार ma'am. दूसरी स्लाइड दिखा दीजिए। ये देखो थोड़ी सी मेसी हो गई ये स्लाइड, लेकिन ट्राई करना समझने का। एक और एंजाइम लिख लो यहाँ पे, जहाँ पे हम लोगों ने इनॉल बनाया था। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जब हमने 2-फॉस्फोइनॉल पायरेट बनाया तो एक इनॉल बनाया। तो एंजाइम यूज करते हैं हम लोग इनोलेज, और जब इनॉल से पाइरुवेट बनाया तो यहाँ पे एंजाइम यूज करते हैं पाइरुवेट काइनेज। ये चीज अभी जरा इसको थोड़ा सा ना सिंपल बनाते हैं। सिंपल कैसे बनाओगे? सबसे पहले एटीपी यूज वाले स्टेप्स लिखो। पहला स्टेप लिखो जहां पे हम लोगों ने एटीपी को यूज करा। कौन कौन से स्टेप में किया? 1 स्टेप में और 3rd स्टेप में। एटीपी गेन कौन से स्टेप में किया? एटीपी गेन हुआ मेरे को 6th स्टेप में और 9th स्टेप में। NADPH2 कौन से में गेन हुआ? 5 step है 5th स्टेप में। इसको शॉर्ट में बना के लिख लेना साइड में, 1369 या फिर 13569 करके ऐसे याद रखते हैं कि ये हमारे ऐसे स्टेप्स है जिन पे कुछ ना कुछ हम लोगों को मिल ही रहा होगा। एंड याद रखने के लिए आप लोगों को इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1-6, ट्रायोज बिस, एंड अगेन फिर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को भी तो ट्रायोज से लिखते हैं ना हमारी एनसीईआरटी। यस मैम आप लोगों को इसके बाद मैं एनसीईआरटी दिखाती हूँ, उसमें और ज्यादा इजी हो जाएगा। एनसीईआरटी एंड में कर लेंगे, पहले सारे खुद से बना लेते हैं। इतना हो गया क्लियर? यस मैम। रिलीज और यूज वाला समझ में आया? यूज कौन कौन से स्टेप पे हुए? 1st और 3rd स्टेप पे हुए, और रिलीज 6th और 9th पे हुए, और एक NADPH2 रिलीज हुआ 5th पे। ये हो गया। तो अब तक हम लोगों ने कितने एटीपीज गेन कर लिए? 6 एटीपी गेन कर लिए। मेरे पास बन चुके हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट। अभी हम लोगों ने समरी में देखा था, अभी मैं यहां तक पढ़ चुकी हूँ ये। अब यही 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, और रिलीज करके कन्वर्ट हो जाएंगे 2-एसिटाइल कोएंजाइम ए में। 2-एसिटाइल कोए बना लेंगे, फिर वो 2-एसिटाइल कोए माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑन हो जाएगा। अब वो स्टेप मेरे को पढ़ना है। देखो अब क्या होगा यहाँ पे। सबसे पहले है मेरे पास 2 पाइरुवेट। अब ये 2 पाइरुवेट अपने अंदर से रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ साथ क्या बनाते हैं? वाटर। इसके साथ साथ 2 NADPH2 को देते हैं। 2 NADPH2 इज इक्वल्स टू कितने एटीपी? 2 NADPH2 देते ना? नहीं, ये 1 NADPH2। हाँ 2 लिख सकते हो, बिकॉज 2 पाइरुवेट के लिए हम लोग बात करेंगे। ऐसे लिख लो। लास्ट स्लाइड कशिश, ये वाले मैं आप लोगों को स्लाइड शेयर कर दूंगी बाद में, अभी लिखने में टाइम लगेगा आप लोगों को। चलेगा लास्ट स्लाइड क्लासेस में बाद में स्लाइड्स दे दे तो देखो 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया तो क्या बनेगा मेरे पास? 2 मॉलिक्यूल्स ही एसिटाइल कोएंजाइम ए के बनेंगे या नहीं? फिर यही 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ पे जाएगा हमारा?
कहाँ पे जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा ना। और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके वो किसके साथ कंबाइन होगा? ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंबाइन होगा। और कंबाइन होके क्या बनाएगा? या सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड या फिर सिट्रेट बना लेगा। अब जरा कार्बन देखना कितनी कितनी है। ये मेरे पास कितने कार्बन है? 2 कार्बन। ऑक्सैलो एसीटेट कितने कार्बन होता है? 4 कार्बन। सिट्रेट कितने कार्बन वाला बनेगा? 6 कार्बन। 6 कार्बन वाला बना। अब यही सिट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा आगे आइसो सिट्रेट में। देखो इसकी ना ट्रिक बता देती हूँ मैं आप लोगों को पहले, उससे आप लोगों को इजी रहेगा। ट्रिक लिखो। हाँ, सिटी is kept silent for military operation। ये लाइन समझ में आया क्या लिखा मैंने? किसी भी सिटी को, जब किसी भी सिटी के अंदर क्या होता है? मिलिट्री ऑपरेशंस कब चलते हैं? जब अगर हमारी सिटी में कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है, कोई टेररिस्ट एंटर हो गया है, तो मिलिट्री के अलग अलग ऑपरेशंस चलते हैं, सर्च ऑपरेशंस चल रहे होते हैं। तो उस टाइम पे सिटी को क्या कर देते हैं? लॉकडाउन लगा दिया जाता है ना। तो ऐसे ही हमारा है कि एक सिटी इज केप्ट साइलेंट, साइलेंट मतलब वो लॉकडाउन लगा देना फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस, बिकॉज वहां पे मिलिट्री ऑपरेशंस करने थे। अब कैसे याद रखोगे? ए फॉर एसिटाइल, एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए ने किसके साथ रिएक्ट किया? OAA ऑक्सैलो एसीटेट के साथ रिएक्ट किया और क्या बना? सिटी बना। सिटी मतलब सिट्रेट बना। इज मतलब आइसोसिट्रेट। केप्ट का मतलब अल्फा कीटो ग्लूटारेट is kept silent। silent मतलब सक्सीनाइल CoA। फिर यही सक्सीनाइल CoA कन्वर्ट कर होगा किसमें? सक्सीनेट में। 4 मतलब F4 फ्यूमरिक एसिड या फ्यूमरिक एसिड। मिलिट्री मतलब मैलिक एसिड। एंड ऑपरेशन मतलब ऑक्सैलो एसीटेट। हो जाएगा भी याद ये। असिटी एसिटाइल कोए, सिटी सिट्रेट इज आइसोसिट्रेट केप्ट अल्फा कीटोग्लूटारेट, साइलेंट सक्सीनाइल कोए सक्सीनेट। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो 2 एस हैं, तो 2 एस से याद रखना कि कौन सा पहला आएगा। तो देखो सक्सीनेट, 8 का मतलब क्या होता है? 8 लेट, लेट से रिलेट कर पा रहे हैं ना इसको, सक्सीनेट। तो इसका मतलब सक्सीनेट बाद में आएगा। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, सक्सीनाइल को एक एंजाइम होता है, तो पहले एंजाइम आएगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा ना हमारा। ऐसे इसको याद रख लेना। 4 फॉर फ्यूमारेट, मिलिट्री मतलब मैलेट, ऑपरेशन मतलब ऑक्सैलो एसीटेट। ये पूरा का पूरा साइकिल कहाँ पे चल रहा है हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये साइकिल चल रहा है। अब हम लोगों को याद रखना है, मतलब याद करना है कि कौन से स्टेप में क्या क्या होगा। अब यहाँ पे देखो सिट्रेट से आइसोसिट्रेट हम लोगों का बन रहा है, तो यहाँ पे सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, यहाँ पे एंजाइम आपको याद रखना पड़ता है। ऑक्सैलो एसीटेट से जब हम सिट्रेट बना रहे हैं, मतलब सिट्रेट को सिंथेसाइज करा रहे हैं, तो एंजाइम कौन सा यूज करेंगे? सिट्रेट सिंथेटेज। ये एंजाइम हम लोग को यूज करना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट एंजाइम हम लोग को यूज करना है अल्फा कीटोग्लूटारेट से मेरे को सक्सीनाइल कोए बनाना है, तो यहाँ पे होगा हमारा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, एंड उसके बाद फिर हमारा सक्सीनाइल कोए से सक्सीनेट, सक्सीनेट से फ्यूमारेट। अब फ्यूमारेट हमारा बन रहा है, तो फ्यूमारेट बनाने के लिए हम लोगों को कौन सा एंजाइम यूज करना पड़ेगा? फ्यूमरेज, डिहाइड्रोजिनेज। ये चीज आपको याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट आता है कि कौन से स्टेप में एनर्जी रिलीज होगा, कौन से स्टेप में एनर्जी रिलीज नहीं होगा। इसको याद रखने के लिए आप लोगों को क्या करना है, जो हम लोगों ने ट्रिक बनाई ना, इसमें से देखो सिटी वाला पार्ट हटा दो, बिकॉज सिटी के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो सिटी के अंदर तो कोई एनर्जी या कुछ काम नहीं चल रहा है ना, अभी तो सिटी तो एकदम साइलेंट है। यस मैम। सिटी एकदम साइलेंट है, उसके ऊपर कुछ काम नहीं, सारा काम हमारा कौन कर रहा है? मिलिट्री सारा कर रहा है। तो एक स्टेप है बस आपका यहाँ पे, जब हम फोर्स से मिलिट्री की साइड आ रहे होंगे,
मिलिट्री से ऊपर वाला जो स्टेप है यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं बनेगा, बाकी सारे स्टेप्स में एनर्जी बनेगा। इज से केप्ट, इज से जब आप केप्ट में आएंगे तो तब आपका एनर्जी बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, एक NADPH2 रिलीज होगा। फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट से आप सक्सिनाइल को पे आएंगे तब भी एक NADPH2 रिलीज होगा। सक्सिनाइल से सक्सिनेट बना रहे हैं, दोनों ऐसे सेम है ना, तो सेम है तो यहाँ पे हम लोग रिलीज करा देते हैं GTP, बिकॉज ATP और GTP दोनों इक्वल्स टू होता है कितने, एक ही ATP के GTP इज इक्वल्स टू 1 ATP होता है, नहीं होता है? सिर्फ Yes, नाम ma'am. चेंज करा दिया है उसका, एक का ATP है एक का GTP है, तो यहाँ पे भी है सक्सिनाइल को सक्सिनेट दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ नाम चेंज करा दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे ATP की जगह पे GTP लिख देते हैं। फिर हम लोगों ने देखा सक्सिनेट से बनेगा फ्यूमारेट, यहाँ पे F4 फ्यूमारेट और F वाली ही यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी FADH2। फिर मिलिट्री के पास आ जाएंगे, सारा काम मिलिट्री कर रहा है इसलिए मिलिट्री को एनर्जी की जरूरत नहीं होती है बिकॉज वो पहले से ही काम कर रहा है, तो इस वाले स्टेप पे कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी। मैलेट से जब ऑक्सैलो एसीटेट बनाएंगे तब हमारा एनर्जी रिलीज होगा। अभी जरा मेरे को काउंट करके बताना कितने NADH2 रिलीज हुए यहाँ पे। देखो 2 NADH2 ये रहे हमारे, एक ये रहा दिस वन, एक ये GTP रिलीज हुआ, एक FADH2 रिलीज हुआ और एक ये रिलीज हुआ। काउंट करो जल्दी से। एक साइकिल में NADH2 3 होंगे, FADH2 1 होंगे और GTP 1 होगी एक साइकिल के लिए, या एक साइकिल के लिए। तो इसको जरा हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यहीं पे लिख दो ना नीचे। देखो जरा, सबसे पहले हम लोगों ने एसिटाइल ओए में कितने ATP निकाले थे, 2 NADH2 2 NADPH2 is equals to how much ATP? Ma'am, 6 six ATP। मैम 6 ATP। अब इसमें 6 ATP में मेरे को एक साइकिल वाले प्लस करना है, 1 2 3 NADPH2, 3 NADPH2 प्लस 1 FADH2 1 GTP प्लस 1 FADH2, 1 GTP प्लस 1 FADH2। काउंट करो अब इनको कितने ATP हुए टोटल। मैम 18। मैम 18 होगा ना? ये हुए हमारे यहाँ पे 6 ATP, तो ये वाले हो गए, प्लस यहाँ पे होंगे 3 9 प्लस 1 प्लस प्लस 2, 2 और 1 3, 3 और 6 9 और 9 18 ATP हो गए, और 18 प्लस 6 24 ATP। 24 ATP। 24 और हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे एनर्जी बनवाया था, 2 पायरुविक एसिड में 6 ATP। अच्छा ये 2 पायरुविक एसिड में, ये तो ग्लाइकोलाइसिस वाले ही थे ना हमारे 6 ATP। यस मैम। आई गेस वहां पे 8 होने चाहिए थे, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया। यस मैम। चेक करते हैं फिर से। ग्लाइकोलाइसिस वाले स्टेप में हम लोगों ने एक NADPH2 रिलीज कराया था, है ना, और 2 ATP रिलीज कराए थे। 1 NADPH2 इज इक्वल्स टू 3 ATP। 3 ATP, so 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, तो मतलब 8 ATP हमारे वहां पे क्लियर हो गए थे। हम लोगों ने फिर यहाँ पे 6 क्यों लिखा है ये? मैम 2 यूज कर लिए थे ना हमने ऊपर। यस मैम। बेटा वो तो इनको तो हमने यहाँ पे काउंट ही नहीं किया है, टोटल तो हमारे 8 ही बने तो 8 है ना, अभी यूज वाले नहीं देख रहे हम लोग यहाँ पे, बने तो 8 मैम स्टेप 8 पे भी बनेगी एक ATP, स्टेप 8 पे भी बनेगा मैम, स्टेप 8 से 9 पे जाने पे। स्टेप 8 से 9 पे, 8 यस से मैम। 9 पे जाने पे थोड़ी ना ATP बनता है। मैम बुक में दे रखा है। 1 2 NCERT का चेक करते हैं, एक सेकंड रुको। बस 7 to 8 का नहीं देखा है, 8 से 9 का दे रखा है।
हम लोगों ने भी वही बनाया ना, हम लोगों ने 9 से 10 वाले पे लिखा है, तो 6 से 7 पे है और एक हमारा 9 से 10। बुक में भी यही दे रखा है। यस मैम, बुक में भी यही है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे बनेंगे तो फिर भी टोटल 80 एटीपी ना, यस मैम 8 बनेगा। बनेंगे तो 80 फिर भी हमारे। चलो 8 Yes, एटीपी हम ma'am. लोगों ने यहाँ वाली काउंट कर लिया है, सही है बिल्कुल। लेकिन हमारा काउंट नहीं आ रहा है ना वो प्रॉपर पूरा। 8 एटीपी हम लोगों ने ये बनाए हैं, फिर उसी से हम लोगों ने 2 पाइरुवेट के लिए देखा, 2 पाइरुवेट हमारे बने, 2 पाइरुवेट से कन्वर्ट करने पे हम लोगों को एक NADPH2 बनता है, तो वहां पे हम लोग 2 करेंगे इसको, तो हमारे 6 एटीपी हो गए। 8 और 6 कितने हुए टोटल? 14 हो गए। और यहाँ पे हम लोगों को कितने मिल रहे हैं इस वाले स्टेप में? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 हमारे हो रहे हैं, बट यहाँ पे हमारे टोटल 24 इसको काउंट करके मैम एक साइकिल का मतलब ये जो 6 ATP 3 NADH2 और GTP आप एक साइकिल का कर रहे हो ना, लाइक क्रैब साइकिल में तो 2 बार 2। हाँ 2 बार होता है। देख सके ना, फिर से करते हैं ना इसको टोटल काउंट। साइकिल तो हम लोगों का प्रॉपर है, हम लोगों ने कोई स्टेप मिस नहीं किया है यहाँ पे। ये साइकिल, Yes. यस मैम साइकिल ठीक है। देखो 3 NADPH2 बने हमारे, प्लस 1 GTP बना, प्लस 1 FADH2 बना, यही तो हम लोगों ने बनाया। अब इसको काउंट करना जरा, 3 इंटू 3 प्लस 1 प्लस 2 कितना हुआ? 9, 10, 11, 12 एटीपी हुआ। तो ये तो सिर्फ एक साइकिल के लिए है। 12 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 24। ये हमारे मैम मेरा हो गया। 24 है सिर्फ और सिर्फ क्रेब साइकिल वाले, ठीक है। अब हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस में कितने बनाए थे? मैम 8 8 बनाए थे। और फिर उसके बाद ऐसी पाइरुवेट एसिटाइल कोए बनाने के लिए कितने बनाए थे? 2 NADPH, 2 NADPH बनाए तो 6 वहां पे बने, तो उसको लिख दे सेकंड स्टेप वाले में कितने बनाए हम लोगों ने। तो सेकंड स्टेप में हमने बनाए 6, 8 और 6, 14 प्लस 24 कितना हुआ? 38। 38 हो गया हमारा 38 एटीपी काउंट पूरा। यस मैम। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दिया, चलो इसको फिर से लिख लेते हैं, स्टेप वाइज बना के लिख लेते हैं इसको पूरे को, तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे लिखो, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में मेरे को मिले कितने एटीपी मिले टोटल? 8 एटीपी, ठीक है। फिर ग्लाइकोलाइसिस से मैंने बनाया पाइरुवेट बना था, और उस पाइरुवेट से मेरे को क्या बनाया था? पाइरुवेट से एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए 2 पाइरुवेट से 2 एसिटाइल कोए। यहाँ पे मेरे को मिले थे कितने एटीपी? 2 NADPH, 6 ATP। तो 3 एटीपी मिले। फिर एसिटाइल कोएस को मैंने लेके गए क्रेब साइकिल में, क्रेब साइकिल में कितने एटीपी मिले थे हमारे टोटल? 24 थे ना? यस मैम। 2 साइकिल में 24 ही थे ना, 24 एटीपी। ये हम लोग 3 यार 3 थोड़े ना, 6 है, मैम 2 6 है, ये 6 ये हुआ हमारा गड़बड़। तो अब कर दो इनको टोटल, 8 प्लस 6 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 38। हम इसको 3 काउंट कर रहे थे, 6 होगा ना क्योंकि 2 NADPH2 रिलीज हो रहा है। NADPH2 कितने हो रहे हैं? 2। ये स्टेप हमारा सही होगा। अभी क्लियर है? मैम एक बार ग्लाइकोलिसिस वाले एटीपी दोबारा बताना। ग्लाइकोलाइसिस में मतलब कितने बने? यस मैम। देखो उसको एक बार ना NCERT से चलते हैं, बिकॉज हम लोग उसमें एटीपी का कहीं पे मिस कर रहे हैं, एंड NCERT से थोड़ा ट्रिक्स भी हम लोग बना पाएंगे उसका। ये रहा, देखो जरा इसमें एक बार स्टेप्स लिख लो पहले 1 2 3 करके। ये मेरे पास फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और
10। हमने वहां पे क्या लिखा था, कौन कौन से स्टेप्स में एटीपी यूज हुए? फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड। और एटीपी गेन कौन कौन से स्टेप में लिखा था? 6 और 9। मैम 6 6 और 9 स्टेप में। 9 और क्या लिखा था हमने वहां पे? मैम मैं बताऊं? NADPH2। NADPH2 ये कौन से में था? 5th स्टेप में था ना? फिफ्थ यस मैम। यस अब जरा मैम चेक करना। हाँ प्रणव बोलो, मैम मैं बताऊं इसमें 8 कैसे आया? क्या आया? मैम इसमें 8 एटीपी कैसे आया मैं बताऊं? बताओ। हमने जो गेन किया तो मैम हमने गेन किया ना 3 कार्बन पे। तो मैम 3 कार्बन पे हमने एक NADH2 गेन किया और 2 ATP गेन किया। तो मैम इसका मतलब हो गया कि इसको 2 से इंटू करेंगे। मैम 2 से इंटू करेंगे इसको ना, तो हमारे पास आ जाएगा 6 और 4, इसको प्लस करने पे 10 ATP हो जाएगा। और मैम 2 को हमने लूज किया था तो वो माइनस कर देंगे तो 8 ATP आएगा। देखो देखते हैं एक बार इनको स्टेप्स को मैच करते हैं। आप लोग बोल रहे थे ना कि एक और स्टेप में एटीपी रिलीज होता है। 1 से 2 में एटीपी है हमारा, ये रहा। 3rd स्टेप में है और मतलब यूज हुआ है यहाँ पे। और 5th स्टेप में NADPH2 भी है और 6th स्टेप में एटीपी बन रहा है। और 9th स्टेप में बेटा 8 से 9 स्टेप में एटीपी नहीं, देखो वाटर रिलीज है। यस मैम। वाटर रिलीज है, एटीपी नहीं बन रहा है। अभी काउंट करो अपने एटीपीज को टोटल। अभी हम लोगों ने क्या क्या गेन किया यहाँ पे? 1 NADPH2 गेन किया और 2 ATP गेन किया। तो 1 NADPH2 इज इक्वल्स टू 3 ATP, है ना? 3 यस ATP मैम। प्लस 1 और 1 2 ATP। ये हमारा किसके लिए है? सिर्फ एक ग्लूकोज के लिए है। और अब हम लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके हम लोगों के पास हो गए टोटल 10 ATP। और यहाँ पे हम लोगों ने 2 ATP को यूज कर लिया है, तो 2 ATP यूज कर ले, 10 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8 ATP। ऐसे हम लोगों को टोटल 8 ATP यहाँ पे मिले। मैम ये जो यस 180 मैम ये हाँ हाँ बोलो प्रणव। 1 ADH2 और ना 2 ATP, ये तो 3 कार्बन ने रिलीज किए थे ना, 3 कार्बन ने, इसलिए इसको हमने 2 से इंटू कर दिया या 6 कार्बन के लिए। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 6 कार्बन है। 6 कार्बन से एक पाइरुविक एसिड बनता है। 6 कार्बन से एक पाइरुविक एसिड बना 3 कार्बन वाला। तो अब मेरे को ग्लूकोज को 2 बार ब्रेक डाउन कराना पड़ेगा ना, मतलब ग्लूकोज की जो ग्लाइकोलाइसिस वाली साइकिल है 2 बार चलेगी साइकिल, तभी तो 2 पाइरुविक बनेंगे ना। तो ये जो बन रहा है ना मेरे पास 3 + 2 5 ATP, ये एक बार में बन रहा है। जब एक पाइरुविक बन रहा है मेरे पास टोटल 2 पाइरुविक एसिड बनते हैं यहाँ पे, तो एनर्जी भी तो दो डबल हो जाएगा ना। फिर एक स्टेप में 5 बन रहा है, दूसरे स्टेप में भी 5 बनेंगे। एक स्टेप में फिर हमारे वहां पे 2 गेन 2 लॉस हो रहे हैं, तो फिर तो हमारे 4 होने चाहिए ना लॉस, 1 और 1 2। मैम 2 ही तो Yes. लॉस हो। हाँ, 2 मैम लॉस हो गए यहाँ पे। मैम क्योंकि जहाँ पे लॉस हो वहाँ पे 3 कार्बन थोड़े ना, वहाँ पे तो 6 कार्बन है, मतलब। बिकॉज देखो ना यहाँ पे आपका 6 से 6 कार्बन बन रहा है, 6 से 6 कार्बन बन रहा है। 3 कार्बन वाले स्टेप से बनने स्टार्ट हुए, यहाँ वाले स्टेप से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टेप 2 बार रिपीट हो रहा है, ऊपर वाला स्टेप नहीं रिपीट हो रहा है, तो इसलिए लॉस सिर्फ एक ही बार होगा यहाँ पे। देखो इतना डीप में मत जाओ, सिर्फ जो मैंने लिखा है ना एटीपी यूज कौन से स्टेप में हुआ, गेन कौन से में हुआ, NADPH2 कौन से में हुआ, इतना याद रखना। बिकॉज आप लोगों से पूरी साइकिल तो बनवाने वाले नहीं है वो। या फिर H2O वाला भी पूछ सकते हैं आपसे कि हाइड्रोलाइसिस कौन से वाले स्टेप में हो रहा है, 8 वाले स्टेप में हो रहा है। डन यहाँ तक? यस मैम क्लियर है। और किसी को कोई डाउट? नो मैम नो मैम। चलो अगर डाउट नहीं है तो एक बार बस लास्ट हम लोग ना एनारोबिक रेस्पिरेशन वाला भी पढ़ लेते हैं, जल्दी से उसका साइकिल बना लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में पूरा एनसीईआरटी आप लोगों को मैं रीड कराऊंगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ पे होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट और मसल्स। ईस्ट में होगा, मसल्स में होगा। देखो इसका भी ऑलमोस्ट सब सेम ही होता है, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। ग्लूकोज को कन्वर्ट करा दो ग्लूकोज 6 फोस्फेट में। ग्लूकोज 6 फोस्फेट से क्या बन रहा था?
फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। एंड एक और चीज बच्चों देखो, इसकी एक और ट्रिक होती है याद करने की, इनकी साइकिल्स। ये ट्रिक है आपका G स्क्वायर F स्क्वायर T का क्यूब एंड P स्क्वायर, G2 F2 T3 P2, ऐसे भी याद रखते हो। मतलब 2 बार तो आपको ग्लूकोज के स्टेप्स लिखने हैं, पहले और सेकंड स्टेप में ग्लूकोज वाले आएंगे, फिर थर्ड और फोर्थ स्टेप में फ्रक्टोज वाले आएंगे, फिर नेक्स्ट 3 स्टेप में मेरे पास टी वाले आएंगे, मतलब ट्रायोज वाले आएंगे, फिर नेक्स्ट 2 स्टेप में मेरे पास फोस्फोग्लिसरेज फोस्फोइनोल पायरुवेट, और नेक्स्ट में तो पायरुविक एसिड बनेगा, ये आपको याद ही रहता है। या फिर इसको P3 कर लेना, G2F2 T3 P3 ऐसे कर लो, ठीक है। इससे स्टेप्स याद रह जाते हैं कि कौन से स्टेप में क्या बनने वाला है। बाकी नाम तो हम 1-2 बार इसको लिखेंगे, याद हो ही जाता है। जब मैं ये लिख रही थी ना तब मेरे को याद आया ये ट्रिक। अब फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट से क्या बनेगा यहाँ पे, वही हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। आप ट्रायोज फॉस्फेट भी लिख सकते हो, बट मेरे को डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट याद रहता है, इसलिए मैं हमेशा ये लिखती हूँ। फिर इसके बाद बनता है 1,3 डाइफॉस्फो। देखो अब तक स्टेप्स सारे के सारे सेम है ना, ग्लिसरिक एसिड। अब यहां से बनेगा मेरा पाइरुविक एसिड, और पाइरुविक एसिड कन्वर्ट होगा किसमें, 2 एसिटल्डिहाइड में, और फिर ये 2 एसिटल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में। ऐसी होती है हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन वाली साइकिल। अब इसमें भी एटीपीज लिख लो, कहाँ कहाँ पे, अगेन वही एक स्टेप में यहाँ पे एटीपी यूज होगा, फर्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में भी एटीपी मेरा यूज होगा। फिर आता है मेरा कौन सा वाला, 1 2 3 4 5th वाला स्टेप, ये रहा। 5th वाले स्टेप में क्या बन रहा था हमारा वहां पे, NADPH2 ना, यस मैम। एक NADPH2 मेरा बनेगा। फिर 5th के बाद ये पायरुविक एसिड बनता है, यहाँ पे मेरे पास बनते हैं 4 ATP, एंड देन एसिटल्डिहाइड से जब हम इथेनॉल बनाते हैं तो यहाँ पे मेरे पास एक NADPH यूज होता है ना, यहाँ पे NADPH। अब जरा काउंट करना है इनके ATP, 2 ATP तो यहाँ पे यूज हो गए, 3 ATP यहाँ पे बन गए, 4 + 3 7, और 3 यहाँ पे यूज हो गए, 3 4 5, 7 - 5 = 2 ATP। वही तो बताया था ना स्टार्टिंग में मैंने आपको कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 ATP बनता है। आगे क्लियर कि कैसे 2 ATP बनता है। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का है हमारा। और लैक्टिक एसिड का भी सेम होता है, बस लैक्टिक एसिड में क्या होता है, ये पायरुविक एसिड आपका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें एंजाइम यूज कर लेता है लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज। डन बच्चों। उसमें भी सेम ही एनर्जी यूज होगी, किसमें, हाँ उसमें भी पूरा सेम ही होगा, उसमें भी सिर्फ पूरे 2 ATP बनता है हम लोगों के। तो ये हुआ हमारा फर्मेंटेशन वाला हो गया इतना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आज ही पढ़ो या कल पढ़े, कल पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये साइकिल आप लोग, बट आज आप लोग ट्राई करना इसका एक बार, ये भी देख लेते हैं हम लोग जो साइकिल मैंने आपको बताया। पाइरुवेट हम लोगों ने बनाया था, पाइरुवेट से फिर एसिटाइल CoA बनाया, देन एसिटाइल CoA से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड्स के साथ से कंबाइन करके सिट्रिक एसिड बनाया। सिट्रिक एसिड में 6 कार्बन होता है, 6 कार्बन से 5 कार्बन बना, तो एक कार्बन। ट्रिक क्या थी हमारी, इसकी ट्रिक से रिलेट करो उसको पूरा। अ सिटी इज kept silent for military operation, तो ये ट्रिक लगा दो, अ सिटी kept, या बीच में इन्होंने वो स्टेप छोड़ दिया आइसोसिट्रेट वाला, यस मैम। इज kept silent, वो इन्होंने डायरेक्ट सक्सिनिक एसिड लिख दिया, आप सक्सिनाइल CoA भी लिख सकते हो यहाँ पे। फिर 4 भी इन्होंने छोड़ दिया है, फ्यूमेरेट, मिलिट्री ऑपरेशन। वही स्टेप्स इन लोगों ने पूरा दिखाया नहीं है,
हम लोगों ने पूरा स्टेप्स बना दिया है। फिर इन लोगों ने यहाँ पे क्या दिखाया कि पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड से आप लोगों ने पूरी एनर्जी बनाने के लिए वही एनर्जीज लिख दिया, NADPH बना, FADH बना, फिर ADP प्लस पायरोफॉस्फेट से ये ATP, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाके CO2, NADH या पॉजिटिव FADH to ATP। इसको इक्वेशन को याद कर लेना, याद करोगे तब भी चलेगा। ठीक है बच्चों, ओके मैम। ओके मैम। फिर इसके आगे का करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट नेक्स्ट क्लास में ना आप लोगों को इसका NCERT रीड करके आना है। फिर बस नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को NCERT का मेन पॉइंट्स कराऊंगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कराएंगे एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इसके, और ये रेस्पिरेटरी शीट हम लोग कर लेंगे, तो बहुत छोटा सा। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है वही आपका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन वाला। कल ये चैप्टर फिनिश हम लोगों का। मैम एक बार एनारोबिक रेस्पिरेशन वाली स्लाइड दिखा दीजिए। एनारोबिक वाला दिखाते हैं, एक सेकेंड।